हेलो स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही एक कनेक्टेड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये समझने के लिए हम यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ऐसे। ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस अज्यूम करते हैं इस तरह से। ठीक, एक सरफेस है। अब आप ये बताइए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई वो हमारा डिस्कशन का भी पार्ट नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर राइट साइड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये राइट साइड में है। इसका मतलब ये है कि इस साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा और इस साइड में नेगेटिव चार्ज होगा। वो सब अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। खैर, ये सरफेस मैंने एक बना दिया। अब देख के समझ सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास कर रही है। ये जो सरफेस मैंने बनाया है, इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है इस सरफेस से? इसी के मेजर को, इसी के नाप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसी के मेजर को, इसी के नाप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस अगर है तो उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। जैसे कि मैं बोलूँगी यहाँ पर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, इस तरफ जैसे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक सरफेस रख दिया इस तरह से, ऐसे एक सरफेस रख दिया, तो इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी उसी के मेजर को, उसी के नाप को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप लिख सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ, लिखिए, इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस आपने रखा है, उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसी के मेजर को, इसी के नाप को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्योरली नंबर नहीं होता, उस नंबर का मेजर, उसी का नाप, इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही, उसी के नाप को, उसी के मेजर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि कहने का मतलब यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने बोला कि इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एक समझ में आ जाएगा कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। एग्जैक्टली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो नंबर हमें नहीं पता चलता है ना, उस प्योर वो नंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस हमें आइडिया लगेगा, पता चल जाएगा कि ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है कि कम फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, अब देखिए, इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है या इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो किस बात पर डिपेंड करेगा? वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आसपास कितनी फील्ड लाइंस ऑलरेडी हैं, कितनी फील्ड लाइंस मौजूद हैं। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो इस सरफेस से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये सरफेस किस तरह से रखा हुआ है। जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, और अगर मैंने सरफेस बिल्कुल ऐसे रखा है,
इस तरह से। तो आप बताइए कि मैक्सिमम फील्ड लाइंस इससे पास करेंगी, इससे फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर मैं सरफेस ऐसे कर दूं, बिल्कुल इस तरह से सरफेस कर दिया जाए, तो फील्ड लाइंस बस इस सरफेस को छू के निकल जाएंगी, इससे पास नहीं करेंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे ज़ीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से कितना है वो दो बातों पे डिपेंड करता है कि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो फील्ड लाइंस भी ज़्यादा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उस सरफेस से ज़्यादा होगा। दूसरी बात कि ये सरफेस किस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। अब एग्जैक्टली किस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है उसको बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला तो होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? वो मैथमेटिकल फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को हमें लर्न करना है, याद करना है। अब देखिए वो जो फॉर्मूला होता है जिससे हम किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग, हालांकि एक ही फॉर्मूला होता है बट उसका अलग अलग फॉर्म हो जाएगा। तो एक सिचुएशन में एक फॉर्मूला, दूसरी सिचुएशन में अलग फॉर्मूला। वो सिचुएशन हम क्या है वो देखने वाले हैं। देखिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और जो सरफेस है जिससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने वाले हैं वो प्लेन है, ठीक। मैंने क्या बोला कि आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और सरफेस प्लेन है। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है तो वो भी समझ लेते हैं। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से है, ठीक, इस तरह से। अब आप ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बदलती नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब रिमेनिंग सेम, जो बदले ना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की कुछ होती है। कैसे? देखिए यहां पर चाहे आप देखिए, चाहे बीच में देखिए, चाहे यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन सेम है, सेपरेशन नहीं बदल रही है। जितनी गैपिंग यहां पर है उतनी गैपिंग यहां पर, उतनी गैपिंग यहां पर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और यहां पर मैग्नीट्यूड और यहां पर मैग्नीट्यूड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। और हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी राइट साइड में है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, वही यहां पर है, वही यहां पर, वही यहां पर और वही यहां पर भी है। हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह पर सेम होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाली फील्ड देखिए, ऐसी फील्ड। अब देखो आप इस जगह पर तो गैपिंग कम है और जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं गैपिंग बढ़ रही है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इस जगह पर मैग्नीट्यूड कम है। डायरेक्शन भी देखिए तो डायरेक्शन भी लगातार बदल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर अलग अलग है, हर जगह पर बदल रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने वाला हूं एक सरफेस से जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और सरफेस प्लेन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। इसको समझना है आपको। देखिए फाई ई का मतलब, ये सिंबल फाई होता है, ये फाई ई मैंने लिखा। फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये जो वेक्टर एस मैंने बनाया है ये वेक्टर एस एरिया वेक्टर है, ठीक।
अब आपने अभी तक तो पढ़ा है एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एरिया आपने स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम इन सब का एरिया निकालना सीखा होगा। तो कभी आपको ये नहीं बताया गया होगा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, पर रियलिटी में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड किसी सरफेस का, किसी एरिया का वही होता है जो हमने अभी तक निकालना सीखा है। तो जैसे कोई स्क्वायर दे दिया गया तो उसका एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा वही एरिया के बराबर होगा जो अभी तक हमने निकालना सीखा है। जैसे स्क्वायर है तो लेंथ साइड इंटू साइड हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, वही है। तो मैग्नीट्यूड वही होता है इक्वल टू एरिया जो हमने निकालना सीखा है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक। जैसे कि आप समझ लो ऐसे, ये एक सरफेस है, ठीक। इसका एरिया होगा तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है पहली बात, तो उस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो एरिया आप फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है। उसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी। अगर ये सरफेस ये है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, जी, परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ठीक है। जैसे कि ये सरफेस है, अब ये देखिए ये सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन, ये हो जाएगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। एनीवेज, अच्छा, एरिया वेक्टर को हम सिंबल वेक्टर एस से लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो क्लियर बात है, एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गया। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही होता है जो अभी तक हम जानते हैं, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस प्लेन है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, ठीक है। जैसे कि ऐसे आप समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इसमें मैंने एक सरफेस ऐसे रख दिया, ठीक है। और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिख ही रही है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं हम थीटा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैंने ऐसे शो कर दी, एरिया वेक्टर ही पूरा शो कर दिया इसमें मैंने। तो ये एरिया, ये जो वेक्टर एस है ये एरिया वेक्टर है, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस है, और ये जो राइट साइड में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो अच्छा बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये भी वही चीज हो जाएगी, ये हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। देख लीजिए, ये ई एस कॉस थीटा हो जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एस एंड वेक्टर ई, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बोलूं तो एक बात कंफर्म हो गई कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस प्लेन है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस या फिर ई एस कॉस थीटा। अब इसी में अगर मैं बोलूं कि थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है? थीटा 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि ये सरफेस इस तरह से है, ये तो वेक्टर ई है,
अगर ये वेक्टर एस है, ठीक, वेक्टर ई और वेक्टर एस दोनों पैरेलल हो जाए, देख रहे हैं, वेक्टर ई और वेक्टर एस दोनों पैरेलल हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 0। यानी कि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए। अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, देख पा रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा, यही फॉर्मूला देख लीजिए, ES cos थीटा। तो cos थीटा की जगह पर cos 0 रखोगे, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा ES, और ये जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। यानी कि अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो उस सिचुएशन में उससे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। ये कॉमन सेंस है हमारा कि अगर सरफेस मैंने ऐसे रखा है, सरफेस मैंने ऐसे रख, इलेक्ट्रिक फील्ड आप इमेजिन कर लीजिए कि ऐसे है इस तरह से, तो अगर सरफेस मैंने ऐसे रख रखा है तो इससे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। तो अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो थीटा 0 होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, वो ES आ जाएगा। शायद बात क्लियर हो रही है आपको इतनी। अब अगर थीटा 90 है, इतना प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अगर थीटा 90, देखिए थीटा 90 का मतलब ये होता है ऐसे, ये सरफेस कुछ इस तरह से हो। ये जो सरफेस मैंने बनाया इस पे फोकस करना है आपको। ठीक है, तो अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और सरफेस आप ऐसे मान लो, ऐसे, ये सरफेस इस तरह से हो, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 होगा। कैसे? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिख ही रही है आपको, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो एरिया वेक्टर होगा वो ना, वो ऊपर होगा ऐसे। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 आ जाएगा। यानी सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 होगा, और उस सिचुएशन में जो फ्लक्स आएगा बताइए वो क्या हो जाएगा? खुद कॉमन सेंस लगाइए, फॉर्मूला होता है ES cos थीटा, तो cos 90 रखोगे, cos 90 0 हो जाएगा, तो पूरी चीज क्या आ जाएगी? 0। अब क्लियर सी बात है, आप खुद समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, तो बताइए कोई फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास करेगी ही नहीं, बस फील्ड लाइंस इस सरफेस को टच करके आगे निकल जाएगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी, पास नहीं करेगी इससे। इसका मतलब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। तो अगर सरफेस फील्ड लाइंस के पैरेलल होता है तो फ्लक्स 0 होगा, और फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा और वो ES होगा। ठीक है, शायद इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। ठीक, अब अगली चीज देखिए, जैसे मैंने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी और ये करस्पॉन्डिंग फील्ड लाइंस है, और मैंने इसमें दो सरफेस कोई एक सरफेस बनाया है और वो सरफेस ऐसे है।
ठीक, ये सरफेस है। अब ये जो मैंने बनाया है एक सरफेस नहीं है, ये दो सरफेस है रियलिटी में, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। जैसे मैंने ये पेज लिया है, ये एक सरफेस है, तो रियलिटी में ये दो सरफेस है, एक इस साइड वाला, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला, तो दो सरफेस है इसमें। तो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं किसी सरफेस को स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सा वाला सरफेस, तो मैं इस लेफ्ट साइड वाले सरफेस को सरफेस 1 बोल देता हूं और इसको सरफेस 2 बोल देता हूं। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट वाले सरफेस को देखें, जो सरफेस 1 है लेफ्ट वाला, तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा उसको मैं लिख देता हूं वेक्टर S1। ठीक है, और जो सरफेस 2 है उसके एरिया वेक्टर को मैं बोल देता हूं वेक्टर S2। ठीक है, शायद आप समझ पा रहे हैं इसको। सरफेस 1 के एरिया वेक्टर को वेक्टर S1 लिख दिया और सरफेस 2 के एरिया वेक्टर को वेक्टर S2 लिख दिया। S1 और S2 ये दो एरिया वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों तरफ एरिया सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, एक ही लेफ्ट एक ही राइट, तो दोनों एरिया वेक्टर अलग अलग होंगे, इसलिए वेक्टर S1 ये लिखा गया और ये वेक्टर S2 लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो राइट साइड में ही है। ठीक है, अब आप अगर सरफेस 1 को देखो, सरफेस 1 को देखिए, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है लेफ्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री। तो अभी मैं अगर बात करूं थ्रू सरफेस 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें सरफेस 1 से निकालना है। तो सरफेस 1 में हमने क्या देखा कि एरिया वेक्टर लेफ्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, तो एंगल 180 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप फाई इक्वल टू ES cos थीटा रखोगे तो cos 180 रखना पड़ेगा, और cos 180 -1 होता है, तो ये -ES आ जाएगा। यानी कि जो फ्लक्स आया है ये कैसा फ्लक्स आया है, ये नेगेटिव फ्लक्स आया है, और नेगेटिव फ्लक्स को हम बोलते हैं इनकमिंग फ्लक्स। अभी आप सब ये सब सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल आपको याद हो जाएगी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे आप याद करोगे इसको या कैसे समझोगे। देखो, अगर किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, ये जो सरफेस 1 है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, तो अगर किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 हो जाता है, तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा -ES, तो उसको नेगेटिव फ्लक्स बोलते हैं। और नेगेटिव फ्लक्स को इनकमिंग फ्लक्स भी बोलते हैं, इनकमिंग फ्लक्स, क्योंकि उस सरफेस में जो सरफेस 1 है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, इसलिए उससे फ्लक्स जो रिलेटेड है, करस्पॉन्डिंग फ्लक्स जो है उसको हम इनकमिंग फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, जो करस्पॉन्डिंग फ्लक्स होगा वो इनकमिंग फ्लक्स कहलाएगा या इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो अगर किसी सरफेस में कमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कमिंग, तो जो फ्लक्स आएगा वो इनकमिंग फ्लक्स होगा, और इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, यही चीज हमने लिख दिया। अब आते हैं सरफेस 2 पर। ठीक, सरफेस 2 में आप देखिए, सरफेस 2 में देखिए तो एरिया वेक्टर S2 और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0। एंगल 0, तो यहां पर cos 0 1 होता है, तो फ्लक्स जो आएगा वो सीधा ES आ जाएगा। ES, और ये पॉजिटिव आया है तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव फ्लक्स, और पॉजिटिव फ्लक्स जो होता है उसको बोलते हैं आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है,
यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग है, अगर किसी सरफेस से, जैसे सरफेस 2 है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, ये सरफेस 2 है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो गोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा और उसको आउटगोइंग फ्लक्स बोलेंगे। तो अगर किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है तो इनकमिंग फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स, किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, निकल रही है, तो पॉजिटिव फ्लक्स, और क्या बोलेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स। शायद इतनी बात आपको सारी क्लियर हो रही है, ठीक है। अब तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब समझ लिया क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले कैसे उसका फॉर्मूला देख लिया। लेकिन ये कंडीशनल फॉर्मूला है कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और सरफेस प्लेन हो, ठीक है। अब हम बात करें अगर कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो और सरफेस भी प्लेन ना हो, तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो आइए वो भी डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, हमने देखा था अभी कि बदलती हुई, ठीक है, और जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, नॉट प्लेन, और बोथ, यानी कि हम वो कंडीशन देखने वाले हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है या फिर सरफेस प्लेन नहीं है या फिर दोनों कंडीशंस हैं। उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होगा। तो हम देखिए, मान लेते हैं कि आप ऐसे मान लीजिए कि ठीक है, ये सरफेस है, ठीक, ये प्लेन सरफेस नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रफ टाइप का सरफेस है, रैंडम सरफेस है, प्लेन नहीं है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, कहीं पर राइट साइड में है, कहीं पर नीचे है, कहीं पर इधर डायरेक्शन है, कहीं पर इधर डायरेक्शन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती हुई है, अलग अलग जगह पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस भी प्लेन नहीं है। अब इस सरफेस से जो हमने यहाँ पर बनाया है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालें, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अगर इस पूरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम पूरे सरफेस को इन्फिनिट पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, तोड़ देंगे, इन्फिनिट पार्ट्स में तोड़ देंगे, छोटा छोटा पार्ट कर देंगे, ठीक है, और हर एक पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जोड़ देंगे, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। देखिए क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसको इन्फिनिट पार्ट में ब्रेक कर लिया, इन्फिनिट पार्ट में ब्रेक कर लिया, ये एक छोटा सा टुकड़ा हो गया सरफेस का, छोटा सा, मतलब ये काफी बड़ा मैंने बना दिया, लेकिन ये बहुत छोटा है, एकदम पॉइंट के बराबर, पॉइंट से भी छोटा है, इतना छोटा टुकड़ा है, इस सरफेस का एक पार्ट है। एक और पार्ट मैंने यहां पर मान लिया, ये भी बहुत छोटा है, एकदम पॉइंट के बराबर। एक और पार्ट मैंने यहां पर मान लिया, ठीक है, 3 पार्ट मैंने मान लिए। इसी तरह से कितने पार्ट्स होंगे, इन्फिनिट पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, वो E1 में बोल देता हूं, E1, और यहां पर जो एरिया वेक्टर है वो वेक्टर, ठीक है, अगर पूरे का एरिया S है तो एक जो छोटा पार्ट है ना उसका एरिया हम बोलेंगे ds, ds मतलब डिफरेंशियल s, यानी ये बहुत छोटा एरिया, बहुत छोटा सरफेस है। तो पूरे सरफेस का अगर एरिया s है तो एक जो छोटा सा पार्ट है जो हमने ऑब्टेन किया है पूरे सरफेस को इन्फिनिट पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद, उसका एरिया हो जाएगा ds, तो इसको मैं बोल देता हूं ds1, ठीक। इसी तरह से
यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है E2 और यहां पर जो एरिया है वो DS2 हो जाएगा। बहुत छोटा सा एरिया है और इस तरह से मैंने बना दिया है। यहां पर भी यहां पर जो एरिया है वो DS3 हो जाएगा और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पर, 3 पार्ट मैंने यहाँ पर शो किया है, तो जितने भी पार्ट्स हैं हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है और एरिया वेक्टर भी अलग अलग है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हर एक पार्ट से इससे इससे और इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। तो इस वाले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे आप, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अभी तक जनरल फॉर्मूला हमने क्या देखा है, क्योंकि ये जो छोटा सा पार्ट है इतने में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि ये पार्ट ही बहुत छोटा है, तो उतनी दूर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगी, तो उतने पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है उतनी दूर में। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है और ये एरिया जो छोटा सा आपने माना है, यहाँ पर जो पार्ट एक छोटा सा है वो एरिया प्लेन के बराबर मान सकते हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो छोटा सा पार्ट आपको मिला है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कांस्टेंट होगी और ये जो छोटा सा पार्ट है उसका सरफेस लगभग प्लेन होगा। हालांकि ये पॉइंट है, उसको आप प्लेन सरफेस मान लो, ठीक है। तो प्लेन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर S। तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर E1 डॉट DS1। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर E2 डॉट DS2। इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वेक्टर E3 डॉट DS3, ठीक। अब इसी तरह से ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स हम जोड़ देते हैं। अच्छा, इसी तरह से और कितने आएंगे आपके पास, इसी तरह से इन्फिनिट टर्म्स आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि कितने पार्ट्स हैं टोटल, पूरे सरफेस को आपने इन्फिनिट पार्ट्स में ब्रेक किया है, तो इन्फिनिट इस तरह के टर्म्स आएंगे, क्योंकि हर एक पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, इससे इतना हो गया, इससे इतना हो गया, इससे इतना हो गया, सिमिलरली अदर पार्ट से भी आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऐसे 1 2 3 ऐसे कितने टर्म्स बनेंगे, ऐसे इन्फिनिट टर्म्स बन जाएंगे। तो सबको अगर आप जोड़ दो सारे टर्म्स को, तो ये छोटा सा फ्लक्स, ये छोटा सा फ्लक्स, ये छोटा सा फ्लक्स और भी ढेर सारे जो छोटे से फ्लक्स हैं सबको जोड़ देंगे तो इस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा फाई। अब देखिए क्या हमारे लिए ये इन्फिनिट टर्म्स जोड़ना पॉसिबल है जनरल मैथमेटिक्स से? नहीं। हमारे पास मैथमेटिक्स हमें एक टूल प्रोवाइड करता है इस तरह के इन्फिनिट टर्म्स को जोड़ने का। ये इन्फिनिट टर्म्स है आपके पास, ढेर सारे टर्म्स हैं जिनको इन्फिनिट टर्म्स है, तो उनको जोड़ने के लिए हमारे पास एक टूल है, एक ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हेल्प से हम ये इन्फिनिट टर्म्स जोड़ लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ एक बार लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E और DS1S2 की जगह पर एक जनरल टर्म लिखेंगे DS और यहाँ पर एक सिंबल लगा देंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स के एडिशन जो हमने लिखा है ऊपर, उसकी जगह पर खाली हम ये एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इस पूरे का और इसका मतलब सेम है। इसको हम पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अच्छा, यहां पर हम लगा देंगे एक सिंबल S, इंटीग्रेशन के साइन के नीचे यहां पर लगा देंगे S। इसको बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको? हम इसको पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एक्सप्रेशन है पूरा एक्सप्रेशन, इसको हम पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बताइए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है या फिर सरफेस प्लेन नहीं है या फिर दोनों चीजें हैं, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उस सरफेस से, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतना ही बोलोगे आप, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इतना ही बोलना है आप। अब ऐसे भी बोल सकते हो इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट, ये भी बोल सकते हो या फिर सीधा ये बोल सकते हो। तो ये दो चीजें आपको शायद क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। अब देखो अभी मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इससे। पहले ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से पहले यूनिट और डायमेंशन हम भूल गए, यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वही पहला वाला फॉर्मूला हमने क्या देखा है, ई एस कॉस थीटा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और एस एरिया है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर यही हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम ऐसे लिखें तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात एक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मैंने बताया था, आप याद करिए वोल्ट पर मीटर भी होती है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वो कैसे हुई है हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो बताइए मीटर की पावर -1 और मीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, मीटर बन जाएगा। तो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट मीटर भी होती है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, या फिर आप ऐसे देखो, यूनिट से ही सीधे देख लो आप, यूनिट से ही डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, तो न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL/T-2, mL/T-2। तो न्यूटन से हमने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर की जगह पर हम L2 लिख देंगे, और ये कूलम मतलब चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, तो ये AT ये -1 हो गया। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा m L3 T -3, देखिए ये -2 और -1 -3 हो जाएगा, और A -1 हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको किसी भी क्वांटिटी का निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है एग्जाम्स में, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, इसको नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बहुत ध्यान से पढ़िए, अच्छे से करिए, अच्छा सवाल है। Consider an electric field vector E is equal to 3 into 10⁻³ I cap Newton per coulomb. What is the flux through the square of 10 centimeter side if the normal to its plane makes 60° angle with x axis? सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और ये दी हुई है 3 into 10⁻³ I cap न्यूटन पर कूलम। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में आई कैप लगा हुआ है, इसका आई कैप का मतलब होता है अलोंग एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो अगर मैं बोल देता हूं कि ये एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के अलोंग है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब बोला ये जा रहा है कि एक प्लेन है, एक सरफेस है स्क्वायर शेप का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। एक सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, स्क्वायर शेप का है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। लेकिन वो सरफेस कैसे रखा हुआ है
वो स्क्वायर कैसे रखा हुआ है वो थोड़ा सा क्वेश्चन में बताया गया है। कैसे रखा हुआ है, बोला गया है कि जो सरफेस है उसका प्लेन जो है, प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब क्या है, कुछ इस तरह से सिचुएशन दी हुई है। ठीक, ये जो सरफेस है स्क्वायर शेप का, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर और दूसरी वाली भी है 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है ये, ठीक है। अब ये जो सरफेस है इसका प्लेन है, ये प्लेन है, इसका एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। देखिए प्लेन का जो नॉर्मल है ना, तो जिस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी होगा। तो प्लेन का नॉर्मल जिस डायरेक्शन में होगा, यानी प्लेन का परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये बोला जा रहा है कि प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब है एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये एरिया वेक्टर ऐसे है और ये एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। आप क्लियरली समझ में आ रहा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री है। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए क्या हो जाएगा। पहले बताइए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, कांस्टेंट है और सरफेस भी प्लेन है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। ई दिया हुआ है 3 × 10⁻³ ई का मैग्नीट्यूड ही रखना है आपको, एस एरिया का मैग्नीट्यूड रखना है, तो 10 × 10 हो जाएगा, बट सेंटीमीटर में दिया हुआ मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर को मैं लिख देता हूं 10 × 10⁻²। ये 10 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसका स्क्वायर, और ये cos 60 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर, cos 60 आपका 1/2 हो जाएगा, फटाफट सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। शायद बात क्लियर हो रही है। सवाल सिंपल सा था, मतलब इतना सिंपल नहीं था, बस आपको समझने की जरूरत थी एक बार, ठीक है। देख लीजिए, प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये वाला भी, इसको भी ध्यान से करिए आप, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय वेक्टर E = 3/5 E0 I cap plus 4/5 E0 J cap, where E0 is equal to 2 × 10⁻³ Newton per coulomb. Find the flux due to field through a rectangular surface of area 0.2 meter square parallel to YZ plane. देखिए क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 3/5 E0 I cap plus 4/5 E0 J cap, जहां पर न्यूटन पर कूलम, जहां पर E0 आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो E0 की वैल्यू आप यहां पर रख सकते हैं, 3/5 × E0 ये कितना हो जाएगा, 10/5 शायद आ जाएगा, नो 6/5 आएगा। 3/5 E0 रखो यहाँ पर, E0 ये 2 × 10⁻³ है, तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6/5 × 10⁻³ I cap प्लस 8/5 × 10⁻³ J cap न्यूटन पर कूलम। ठीक, बस E0 हमने रखा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x और y डायरेक्शन में है, तो एक
एक्स और वाई के बीच ही कोई डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आई कैप भी आ रहा है, जे कैप भी आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी रियलिटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कहीं ना कहीं होगी। एनीवेज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर सरफेस रख दिया गया जिसका एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर है और जो वाईजेड प्लेन के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखी है, ठीक है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक, उसमें एक रेक्टेंगुलर एरिया रख दिया, सरफेस रख दिया रेक्टेंगुलर जिसका एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर है जो वाईजेड प्लेन के पैरेलल है। अब वाईजेड प्लेन क्या होता है, देखो आप ऐसे समझो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एक्चुअली में ये वाली है जो बोर्ड से बाहर आ रही है, ये है जेड एक्सिस, बोर्ड से बाहर आ रही है जेड एक्सिस। तो वाई जेड क्या हो गया, तो ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये बन जाएगा वाई जेड प्लेन। समझ पा रहे हैं आप, ऊपर वाई एक्सिस और बाहर जेड एक्सिस, तो ये बन जाएगा वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब बोला गया है कि जो सरफेस है वो वाई जेड के पैरेलल है, तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस वो वाई जेड के पैरेलल है। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब उस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, तो रेक्टेंगुलर सरफेस तो ऐसा ही है भैया। अब समझ लीजिए क्लियरली, जो रेक्टेंगुलर सरफेस है वो ऐसे है, ऐसे जो हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस दिया हुआ वो ऐसे है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस और ये वाई जेड प्लेन इसी प्लेन में है, देख पा रहे हैं आप? यानी कि जो रेक्टेंगुलर सरफेस है वो एग्जैक्टली ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर आप समझ पा रहे हैं किधर आएगा? इसका एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आएगा क्लियरली, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा अलोंग एक्स एक्सिस। शायद बात आपको समझ में आ रही है। वाईजेड प्लेन के पैरेलल में रेक्टेंगुलर सरफेस है जो क्लियरली समझ में आया, उसका एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आएगा। शायद बात अगर आपको समझ में आई तो वेक्टर एस हम लिख सकते हैं, वेक्टर एस में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड तो 0.2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा, डायरेक्शन क्या है एरिया वेक्टर की? अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि आई कैप हम लगा देंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उसी से, यही तो दिया हुआ है। बोला गया है सवाल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ये दी हुई है, एक सरफेस है जो रेक्टेंगुलर शेप का है और वो इस तरह से दिया हुआ है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब बताइए कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, बदल तो नहीं रही है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस भी प्लेन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, यही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर के फॉर्म में दी हुई है और एरिया वेक्टर भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है। तो यही वाला फॉर्मूला सीधे यूज कर लेंगे हम। वेक्टर ई की जगह पर वेक्टर ई रख दो तो ये आ जाएगा 6/5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, आई कैप प्लस 8/5 इंटू 10 की पावर 3 जे कैप, ठीक, डॉट 0.2 आई कैप। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखी और एरिया वेक्टर इस तरह से रख दिया। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हमें निकालना होता था और वेक्टर ए और वेक्टर बी आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में दिए होते थे। याद करिए क्लास 11 में पढ़ा था तो हम कैसे सॉल्व करते थे। एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, वाई कंपोनेंट को वाई के साथ मल्टीप्लाई करते थे और जेड को जेड के साथ मल्टीप्लाई करते थे और सबके बीच में प्लस लगा देते थे। तो बताइए इसके
x को इसके x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके y को इसके y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पर दूसरे वाले का y है ही नहीं, और k तो इसका भी नहीं, इस z इसका भी नहीं है, z इसका भी नहीं है। तो बस हमें करना क्या है, इसके x कॉम्पोनेंट को इसके x कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 6/5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.2, तो बताइए कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 0.2 हो जाएगा, ये 1.2/5 इंटू 10 की पावर 3। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस इसके y को इसके y के साथ मल्टीप्लाई, इसका y कॉम्पोनेंट क्या है, 0 है, तो इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो खाली हमारे पास यही आया है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। शायद बात क्लियर हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीधे सीधे आ गया। देखो सवाल में कुछ था नहीं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, बट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अब इसी में एरिया वेक्टर निकालने में ज़रा सा भी गड़बड़ी की तो यार जो गड़बड़ी आप करोगे ना, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ये यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, नीट और IIT का क्वेश्चन है, तो अगर आप एरिया वेक्टर में जरा सा भी गड़बड़ी करोगी, उसी गड़बड़ी के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन भी रहेगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मिल जाएगा और वो गलत ऑप्शन होगा और लगा कर आओगे खुशी खुशी। तो बहुत अच्छे से सोच समझ के आराम से सोचना है, फिर करना है सवाल को समझ कर, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आया किस तरह से हमने ये किया है, इसको अच्छे से प्रॉपर्ली नोट करिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है। सारी चीज़ें प्रॉपर्ली रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए और याद कर डालिए, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन जो हमने देखा है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बोर्ड में आसान सवाल मिलते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास जो होगी हमारी वो फिर से इम्पॉर्टेंट है, उसमें हम गॉस थ्योरम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के बाद ही हमें गॉस थ्योरम समझ में आएगा। तो अगला जो टॉपिक है वो बैक टू बैक हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल हमारे पास इतना ही है, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय। पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें रिवाइज करिए, ठीक है। गुड बाय।